This call is now being recorded. चलो ठीक। अच्छा जी यार, टोटल फाइनल मास कितना है? टोटल फाइनल मास है जनाब 4.0015 मास प्लस 1.00867। अब ये आता कितना है? ये है जी 5.01018। और टोटल इनिशियल मास कितना है? वो है 5.02907। ये 5.02907। तो अब आप खुद देखें कि डिक्रीज इन मास कितना हुआ। ओरिजिनली आपको होता है मास डिक्रीज हुआ है 5.02907। जी, मास की डिक्रीज कितनी बनती है? ये 0.01889 बनती है। 0.01889 बनती है। और फिर ये इतना मास डिक्रीज कर गया। इसका मतलब है कि ड्यूट्रियम और ट्रीटियम ने जब बनाया हीलियम और प्लस एक न्यूट्रॉन, तो देर अकर्ड अ डिक्रीज इन मास। और डिक्रीज इन मास से एनर्जी कितनी रिलीज हुई? इसको आप 934 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपकी एनर्जी ये हुई जी 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी रिलीज की है जी। कोई मसला तो नहीं है यहां तक? मुझे बताएं। हेलो, ये बहुत आसान था। हेलो बेटा, इस तरह मास मास आ जाए ना, मास वाला न्यूमेरिकल आ जाए तो वो बहुत आसान होता है। आपने इनिशियल मास निकालना होता है, फाइनल मास निकालना होता है, इनिशियल मास में से फाइनल मास माइनस करना होता है, और जो मास आता है उसको 934 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास टोटल ये लॉ एनर्जी आ जाएगी। मुझे बताएं, इसमें कोई इशू तो नहीं है? हेलो जी, हेलो जी, नहीं सर। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अगला इसका पार्ट है। उसने कहा कि ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर क्यों होता है? वो कहता है कि ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर क्यों होता है। उसका जवाब ये है कि ड्यूट्रियम, सर वो इलेक्ट्रिक फोर्स को वर्किंग करने के लिए। हाँ, और ये जो ड्यूट्रिटियम है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जी सर। और ये जब तक इस रेंज में नहीं आते, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। उस रेंज तक लाने के लिए इनको जोर से एक दूसरे की तरफ फेंकना पड़ता है। और इनको जोर से एक दूसरे की तरफ फेंकने के लिए बेटा क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी चाहिए, जो इनको वो इतनी जोर से एनर्जी दे जो इनके करीब आए और इनको फ्यूज टुगेदर करवाए जबरदस्ती। ठीक है कि नहीं? मुझे बताएं, कोई इसमें इशू तो नहीं है यहां तक? हेलो हेलो, ठीक, आगे चलते हैं बेटा। और क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। हीलियम पर फ्यूजन क्वेरी चल रहा है जी। अच्छा जी, अच्छा, ये थोड़ा सा जरा डिफरेंट क्वेश्चन होगा। इसमें भी देखें हीलियम आ रहा है और वो आकर नाइट्रोजन से टकराता है। अच्छा, एक बात याद रखें, ये सारे रिएक्शंस जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस है। ये कौन से रिएक्शंस हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। क्या हो रहा है जिसमें न्यूक्लियस न्यूक्लियस के साथ फ्यूज टुगेदर कर रहा है। केमिस्ट्री अभी वजूद में ही नहीं आई, और ये अर्ली यूनिवर्स के रिएक्शन है। ठीक है कि नहीं है? अच्छा जी, ये अर्ली यूनिवर्स के रिएक्शन है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब इसमें फिर वही डाटा दिया हुआ है उसने। उसने इसका मास दिया हुआ है 1.00728। इसका मास दिया हुआ है 16.99913। और प्लस आप पूछ ईयर ईयर बेटा, ये जून 2013 का क्वेश्चन है।
ठीक है ना, पेपर 42 जून 2013 का। और नाइट्रोजन का दिया हुआ है 14.00307 और हीलियम का मास दिया हुआ है 00260 जी। अच्छा एक काम तो करें जरा, एक काम मेरे लिए कर दें, वो ये काम है कि जरा इन दोनों को ऐड करके मुझे बताएं कितना आता है, और इन दोनों को ऐड करके मुझे बताएं कितना आता है। जी जी, इन दोनों को अगर आप ऐड करें, ठीक है कि नहीं, जरा आप इनिशियल को आप ऐड करें 24 जो है जी, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, ये 15.00, सॉरी कितना आया, आपने कितना निकाला है जी, इनिशियल आपने निकाला है 18.00 18.00567 और फाइनल आपने निकाला, फाइनल किसी ने निकाला है कि नहीं बेटा, हेलो बेटा, फाइनल है 18.00641 जी जी। यार फाइनल ये बंदा पूछे यार ये राइज ऑफ मास कैसे आया, यार इसमें देखें, यार इसमें मास की इंक्रीज आई है, हेलो, इसमें मास की इंक्रीज आई है यार, इसमें मास डिक्रीज नहीं हुआ। क्या सजेस्ट करेंगे कि आप ऐसा क्या हुआ है जी जी, इस तरह के रिएक्शन में, और आपको पता है कि मास की इंक्रीज कितनी आई है वो आई है 7 7.4 इंटू 10⁻14, सॉरी -4 यूनिट्स। और आप इसको क्या करें, इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें उससे 934 से, देखें क्या आता है। आप 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको पता है ना 1 यूनिट किसके बराबर होता है, 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, क्या आता है, जूल्स में निकालना है। अच्छा ये देखें ना, माशाल्लाह जीनियस बच्चे मेरी क्लास में बैठे हुए, पर्चा खोल लिया उन्होंने फौरन, और उन्होंने कहा पेपर में उन्होंने जूल्स में मांगा है। कोई मसला ही नहीं यार, आई एम सो हैप्पी दैट यू पीपल हैव वर्कड इट आउट कि ये पेपर कौन सा है। कोई बात नहीं, इसको केजी में कन्वर्ट करें, आपको पता है कि वन इससे मल्टीप्लाई करें तो यूनिट केजी में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर E इज इक्वल टू MC स्क्वेयर लगा दें, डेल्टा M इंटू C स्क्वेयर, तो ये कितना बनता है, 3 इंटू 10⁻8, तो ये कितना बनता है जी 1.105। ठीक है कि नहीं, अब ये जनाब आपके आंसर आ गया किस में बेटा, ये आपका आ गया जी जूल्स में, आंसर जूल्स में उन्होंने मांगा था। और अगला क्वेश्चन ये है कि जनाब इसमें राइज ऑफ मास कैसे अकर हुआ, कोई मुझे बता दे। नहीं नहीं आदि, और 934 बेटा ये होती है 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है पर न्यूक्लियन, पर यूनिट, सॉरी पर यू, इट्स पर यू, यानी पर 1.66 इंटू 10⁻27 kg, इसके बराबर उसने कहा कि राइज ऑफ मास कैसे हुआ है, उन्होंने कहा जी वो कि प्रोटॉन अलग हुआ था इस वजह से। नहीं, आप उसे कहेंगे हीलियम सब शुड कम विद अ वेरी हाई वेलोसिटी, helium should come with a very high velocity and strike nitrogen in such a way
that kinetic energy of helium is converted into mass. बेटा मास बढ़ने का एक ही तरीका हो सकता है कि ये नाइट्रोजन था बैठा रिलैक्स कर रहा था, यहां से हीलियम आया इनक्रेडिबल काइनेटिक एनर्जी के साथ और न्यूक्लियस में मर्ज हुआ और यहां पर ऑक्सीजन बनी और साथ एक प्रोटॉन बना। राइज ऑफ मास जो एडिशनल थोड़ा सा राइज ऑफ मास हुआ है वो है जो इसकी काइनेटिक एनर्जी में से निकला। तो आप कहेंगे अल्फा पार्टिकल शुड ब्रिंग sufficient kinetic energy that should account for the rise in mass, that should also account for the kinetic energy of oxygen and the kinetic energy of proton. यानी तीन चीजें उस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में से निकलनी चाहिए। क्यों? इसलिए निकलनी चाहिए कि वो सारा कुछ उसी के वो उस राइज ऑफ मास उसी ने प्रोवाइड कर। नाइट्रोजन तो बिल्कुल रुका हुआ था जी। बेटा उसके बाद जून 2013 में ही एक और क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं उसको करना नहीं चाहता। बट आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम इन डूइंग जून 2013 पेपर 41 42 का फ्यूजन वाला क्वेश्चन। बहुत आसान है, उसमें मासेस दिए हुए हैं, मास का वो डिफरेंस निकालना है और उससे आपने वो कर लेना है, ठीक है ना। राहिम क्या चीज बेटा रिपीट करनी है? हेलो, अच्छा यार देखो ये नाइट्रोजन था, ये देखो यार ये नाइट्रोजन था और ये अल्फा पार्टिकल आया, उसको आके टकराया उसने, हीलियम न्यूक्लियस जिसे आप कहते हैं, और यहां ऑक्सीजन बन गया और साथ यार एक प्रोटॉन बन गया। जो डाटा उसने दिया हुआ था आपको, जो उसने आपको डाटा दिया हुआ था, आपने इन दोनों का मास जमा किया और इन दोनों का मास जमा किया तो टू योर अटर अमेजमेंट आपने देखा मास इंक्रीज कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर अभी जो हमने कैलकुलेशंस की हैं, ये आप ये जो कोई भी डाटा यहाँ दिया हुआ है ना, ये देखिए ये जो वैल्यूज थी ये हमें नहीं पता थी, ये उसने खुद दी हुई थी, ये जो अभी पर्पल में कन्वर्ट हुई, और ये टोटल इनिशियल मास था। और उसके बाद ये वाली वैल्यूज भी उसने हमें दी हुई थी, हमें तो नहीं पता थी, हमने तो जमा की, हमने सिर्फ जमा करने का काम किए। तो हमने देखा कि देयर वाज अ राइज इन मास, आपको नजर आ रहा है यहाँ पर कि कहाँ 567 कहाँ 641, देयर इज अ राइज ऑफ मास। There is only one explanation of rise of mass. There is only one explanation of rise of mass. वो ये होता है कि जो इंटरैक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई होती है, इसके अलावा कोई रीजन नहीं। अब नाइट्रोजन अगर रुका हुआ था और अल्फा पार्टिकल आकर उसे लगा है, तो अल्फा पार्टिकल शुड ब्रिंग सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी कि ये जो एडिशनल मास हुआ है, ये जो एडिशनल मास आया है, ये अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में से निकले। यानी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में से ये राइज ऑफ मास भी निकले, उसी में से काइनेटिक एनर्जी ऑफ वो भी निकले ऑक्सीजन, और उसी में से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन भी निकले, वो जो अकेला प्रोटॉन। यानी कि इतनी एनर्जी अल्फा पार्टिकल अपने साथ लाए तो तभी राइज ऑफ मास समझ होती। अगर आपको याद हो, जब मैंने रेडियो एक्टिविटी फेज 2 का वो शुरू किया था, लेक्चर शुरू किया था, मैंने कहा था रेडियो एक्टिविटी फेज 2 शुरू हो रही है, मैंने आपको बताया था कि 2 प्रोटॉनों की टक्कर से 3 प्रोटॉन बने थे, और याद है एक एंटी प्रोटॉन बना था। ये रिएक्शन याद है आपको? और मैंने कहा था इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? बेटा इसकी एक ही जस्टिफिकेशन थी कि ये दोनों प्रोटॉन, ये जिनको मैं दायरे से वो कर रहा हूँ, ये दोनों आपस में इतनी इनक्रेडिबल काइनेटिक है। और याद है इमेंस के लफ्ज मैंने बोला था, फिर मैंने इमेंस के स्पेलिंग पूछे थे आपसे, तो वो उस वक्त मैंने क्या कहा था कि these two protons collided with each other with immense kinetic energy that they produced an additional proton or additional antiproton. जब भी rise of mass होगा, किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही होगी, जब भी राइज ऑफ मास हो। और ना सिर्फ ये कि वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए कि प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी के लिए भी उसके पास एनर्जी होनी चाहिए। यानी एक तो वो राइज इन मास भी प्रोवाइड करे। अच्छा, वो कैसे कन्वर्ट होती है, क्यों कन्वर्ट होती है, ये चीजें हम इन डिस्कशंस में नहीं पढ़ेंगे, ये क्वांटम मैकेनिक्स की बड़ी डेप्थ है, ठीक है कि नहीं, हम इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है ना, ये हमारे सिलेबस में नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब बेटा मैंने आपको बताया कि जून 2013 का क्वेश्चन बड़ा आसान, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, मैं उससे मुड़ कर आगे जा रहा हूं। अच्छा, और मैं फ्यूजन का ये क्वेश्चन करने लगा हूं।
और बेटा जो मैं क्वेश्चन अभी आपके साथ करने लगा हूं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, और क्वाइट पॉसिबल है कि ये मुझसे ना हो अभी, पता है कि जब ये क्वेश्चन वो है जो ये उन क्वेश्चनों में से जो अमूमन बच्चे टीचरों के पास लेकर आते हैं, जो बड़े स्टूडियस बच्चे होते हैं, जो पूरे 15-20 साल के पेपर बड़े थॉरली करते हैं और उसके बाद किसी जगह फंसते हैं तो उठा के टीचर के पास सवाल लाते नहीं, ये वो सवाल। और अमूमन मैं कहीं एक पीरियड से निकलकर दूसरे पीरियड की तरफ जाते हुए जब भी इसको ऐसे बेध्यानी में देखता था ना, तो क्वेश्चन को मैं ये गलत कर देता था। ये क्वेश्चन मुझसे कभी भी ऐसे जल्दी में ठीक नहीं हुआ जब तक कि मैं इसको इंतहाई ध्यान से ना करूं। तो मैं अभी आपकी खिदमत में वो क्वेश्चन पेश कर रहा हूं, और उसके साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। बेटा मेरे साथ इस वक्त एक शीट पड़ी हुई थी, वर्कशीट, जो नवंबर 2002 से शुरू हो रही है और वो जून 2018 पे खत्म, नवंबर 2018 पे खत्म हो रही है। उसमें टोटल गिन के फ्यूजन के 5 या 6 क्वेश्चंस आए थे, जो कि मैंने आपके साथ वन बाय वन डिस्कस किए हैं। एक क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया ये कह के कि वो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। और अब मैं वो क्वेश्चन करने लगा हूं जो वो क्वेश्चन है जो बच्चे मेरे पास लाते रहे, और मैंने जब भी इस क्वेश्चन को इजी लिया, इस क्वेश्चन ने मुझे आगे से इजी ले लिया, ठीक है ना, मेरी बेइज्जती कर दी और सरे महफिल मेरे से क्वेश्चन नहीं हल होता था, मेरे मतलब सबके बच्चों के सामने, फिर मुझे बड़े ध्यान से इसको देखना पड़ता था। क्वेश्चन देखें, मैं आपको बताता हूँ, कोई पता नहीं मैं अभी आपके सामने फंस ना जाऊं, अल्लाह खैर। नवंबर 2009 पेपर 41, और वही फ्यूजन, और रिएक्शन भी कौन सा है, वही डीटी। वो कहता है जी कि ये ड्यूट्रियम है, ये ट्रीटियम के साथ इसने फ्यूज टुगेदर किया, बन गया हीलियम, एक न्यूट्रॉन, और साथ क्यू, वेयर क्यू इज द एनर्जी। और साथ ही उसने खुद ही कह दिया कि वेयर क्यू इज इक्वल टू 17.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, पता चले आज ये रिएक्शन एकदम, द कंट्रोल रिएक्शन between deuterium and tritium has involved ongoing research for many years. Okay, the reaction may be summarized as below. Binding energy per nucleon are shown in the table. ये साथ एक टेबल बनाया हुआ उसने, यहाँ ड्यूट्रियम है, यहाँ लिखा हुआ है जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये कितनी दी हुई है जी, 1.12। ठीक है ना, न्यूट्रॉन की फारक, क्योंकि अकेला न्यूट्रॉन तो फ्री होता है, हीलियम की दी हुई है उसने 7.07। हाँ, पहला क्वेश्चन है, सजेस्ट व्हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द न्यूट्रॉन इज नॉट कोटेड। आप कहेंगे न्यूट्रॉन इज अ फ्री न्यूट्रॉन, it's not the part of any nucleus, so therefore we will not quote its energy। ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, अब वो कहता है जी कैलकुलेट द मास डिफेक्ट इन केजी ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस। कहता है जी मास डिफेक्ट निकाले इन केजी ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस। मास डिफेक्ट क्या होता है जी? जी, सर ट्रीटियम के बाइंडिंग एनर्जी नहीं दी। खुदा की कसम कुछ नहीं देता। मास डिफेक्ट ऑफ हीलियम इन केजी, आपको पता ना, मैंने आपको बताया मैं जब भी इस क्वेश्चन को इजी लेता हूँ, क्वेश्चन मुझे इजी ले लेता आगे से। ठीक है कि नहीं? और मैंने कभी भी एक पीरियड से निकल के दूसरे पीरियड की तरफ जाते हुए बीच में जब किसी ने मेरे ऊपर ये क्वेश्चन थ्रो किया और मैंने इसको जल्दी में हल करने की कोशिश की, तो 1-2 दफा ये मेरे से गलत हुआ और मेरी बेइज्जती हुई। ठीक है ना, मुझे ध्यान से, फिर मैंने इसको ध्यान से देखा तो फिर मेरे से, बेटा पहला क्वेश्चन पूछा, सजेस्ट व्हाई द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द न्यूट्रॉन इज नॉट कोटेड। तो न्यूट्रॉन इज अ फ्री पार्टिकल, न्यूट्रॉन इज अ सिंगल न्यूक्लियन पार्टिकल, इट्स नॉट, वो नहीं है किसी के साथ, वो नहीं है किसी के साथ, किसी न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब आप ये चीज देखें कि जी, ये दो प्रोटॉन, ये दो प्रोटॉन, ये दो न्यूट्रॉन, ठीक है कि नहीं? एक्सपेक्टेड मास, एक्सपेक्टेड मास जो कि हीलियम के केस में ये था, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, और एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मास
वो हमें पता ही नहीं, उसको हम HE कह लेते हैं। तो मास डिफेक्ट क्या होता है? मास ऑफ वो एक्सपेक्टेड मास, अभी तक तो मैंने आपको यही पढ़ाया कि एक्सपेक्टेड मास माइनस एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मास। लेकिन यार इससे रिलेटेड तो कोई डाटा अवेलेबल ही नहीं है जी, इससे रिलेटेड तो यार कोई डाटा अवेलेबल ही नहीं है मेरे पास। तो इस देखें, मुझे मास ऑफ प्रोटॉन जुबानी याद नहीं होना चाहिए, वो पेपर में होता है, या चलो एक्सपेक्टेड मास चलो मैं निकाल लूंगा, पीछे डाटा बुकलेट में वो दिए हुए होती हैं, चलो, लेकिन तो कैसे करेंगे? अब मुझे इतना तो पता है कि एक चीज और है, हीलियम के बारे में उसने ये बता दिया कि ये एनर्जी है, ये प्रोटॉन दो, ये दो न्यूट्रॉन, ये मिले, ये मिलकर जो है वो 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन एनर्जी रिलीज की। ठीक, ये अलबत्ता पता है, ये गिवन है, ये टेबल में दी है। तो फिर टोटल एनर्जी उसने कितनी रिलीज की होगी? टोटल एनर्जी जो उसकी होगी 7.07 इंटू, ये इसको मेगा में ही रहने दें, इंटू 4, तो ये कितनी बनती है जनाब? 28.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल एनर्जी जब क्या हो, एक दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन जो है वो क्या कहते हैं, वो एलियम बनाए 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, तो ये टोटल एनर्जी है जो रिलीज होगी। अब ये टोटल एनर्जी कहां से आई है? मास के डिक्रीज होने से आई है। वो जो डेल्टा एम ने E इज इक्वल टू एनर्जी बनानी थी, ये एक्चुअली वही एनर्जी। तो पता चला, इसी से फिर हम कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको जूल्स में बनाते हैं। ये तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू जनाब? ये आंसर क्या बनता है जनाब? 12 का आंसर है 5.093, 5.03 इंटू 10⁻⁻⁻29 kg जी, -5.03 इंटू 10⁻⁻29 kg। ठीक है, कहता स्टेट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन इलस्ट्रेटेड इन दिस रिएक्शन। ये कहता है ये जो रिएक्शन है ये है क्या? साफ सी बात है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन है, और ज्यादा स्पेसिफिक हो तो DT रिएक्शन है, अभी हमने पढ़ा है। साफ सी बात है कि ये क्या है, ये DT रिएक्शन, ठीक है कि नहीं? और ये एनर्जी जो रिलीज है ये 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है कि नहीं? अब वो कहता है कि जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ट्रीटियम निकालें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ट्रीटियम निकालें। बड़े यही आज का हमारा लास्ट पॉइंट है, इंतहाई गौर से आपने देखना। कहता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ट्रीटियम निकालें। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसने दी हुई 1.12 मेगा इलेक्ट्रॉन, इसकी दी हुई है 7.07 मेगा, और पर न्यूक्लियन, ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये पर न्यूक्लियन, ठीक है कि नहीं? अब गौर से, इंतहाई गौर से देखना है, ये फिर वही एनर्जी का स्केल है, ये इस तरह करके बना देते हैं इसको। ये एक प्रोटॉन है, ये एक न्यूट्रॉन है, ये मिले, इन्होंने ड्यूट्रियम का न्यूक्लियस बनाया, और जो टोटल एनर्जी रिलीज की कितनी, टोटल जो एनर्जी रिलीज की वो 1.12 इंटू 2 थी, 1.12 इंटू 2 थी जो टोटल एनर्जी रिलीज की इसमें, ठीक है? अब ट्रीटियम का क्या होगा? ये ट्रीटियम, ये मिले, इन्होंने जो
एनर्जी रिलीज की टोटल एनर्जी वो x इंटू 3 है। हमें इसकी बाइंडिंग एनर्जी पता ही नहीं, इसको x कह लें। x इंटू 3 इसने टोटल एनर्जी रिलीज कर दी। ठीक है, ये एक दो प्रोटॉन है, ये दो न्यूट्रॉन है, ये मिले, ये हीलियम का न्यूक्लियस बनाया इन्होंने। इन्होंने कितनी एनर्जी रिलीज की? 7.07 इंटू 4। ठीक है, अब ड्यूटियम और ट्रिटियम मिलकर हीलियम का न्यूक्लियस बनाना चाह रहे हैं, और एक न्यूट्रॉन इधर सर से क्यू को काउंट नहीं करेंगे? जी जी सर यहाँ पे क्यू को भी रखेंगे ना, जी बिल्कुल, कंसिडर करेंगे? आप बिल्कुल सही लाइनों पे सोच रहे हैं, लेकिन एक मिनट जरा ये देखें, आप ये चीज देखें, गौर से आप लोगों ने देखना है, सब लोगों ने इंतहाई गौर से, ठीक है कि नहीं? वो ये है, मैं यहाँ इंक बदल के इसके ऊपर यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। हीलियम ने कहा, ओए ओए ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, मेरे जैसा बनना चाहते हो? मैं तो इतनी एनर्जी रिलीज की थी जब मैं फॉर्म हुआ था। तो आगे से ड्यूट्रियम ने कहा कि आप ज्यादा प्राउड ना हो, हमने भी इतनी एनर्जी रिलीज तो पहले ही की हुई है। और ट्रिटियम भी बोला कि जनाब मैंने भी इतनी एनर्जी रिलीज की हुई है वो अननोन इस क्वेश्चन के लिए। और इतनी उन्हें एक्स्ट्रा बाइंडिंग एनर्जी रिलीज बाय क्या कहते हैं, हीलियम, माइनस बाइंडिंग एनर्जी रिलीज बाय ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 7.7। अब इसको हल करेंगे तो एक्स निकल नहीं आएगा आपके पास जी? एक्स निकल आएगा यहां से कि नहीं? हेलो जी, कोई मसला तो नहीं है? कितना आ गया जी? 2.718। ठीक, सर उससे क्यू के इक्वल क्यों होगी? वो जार जो बाइंडिंग एनर्जी वही एनर्जी रिलीज है ना। आप देखें, हीलियम और वैसे ड्यूट्रियम मिलकर जब, सॉरी ट्रिटियम और हीलियम ड्यूट्रियम मिले, हीलियम बनाया, तो वो एक्स्ट्रा जो एनर्जी उन्होंने, हीलियम ने कहा मैं तो इतनी एनर्जी रिलीज की, तो उन्होंने कहा अच्छा चले हमने जो बाकी नई एनर्जी रिलीज की वो रिलीज कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे फर्ज करो किसी जगह की कस्टम ड्यूटी 4 इंटू 7.07 थी, तुमने कहा जी मैं 2 इंटू 1.12 तो पहले पे कर चुका हूँ, और 3 इंटू x तो मैं पहले पे कर चुका हूँ, एडिशनल मैं और पे कर देता हूँ, दिस माइनस दिस करके, पता चला वो एडिशनल 7.7 थी जो एज ए रिलीज की शक्ल में जाहिर हुई। ठीक है, जी सर समझ रहा हूँ। तो ये जनाब दिस, ठीक है ना, ये लें जी, कोई मसला तो नहीं है? हेलो जान सर राम, ठीक है, कोई और बात? अच्छा बेटा मेरी बात सुन ले एक बात आपको बता देता हूँ, मैं ये रिकॉर्डिंग बंद करके फिर आपको बताता हूँ। ये बेटा ईयर है